आज की वीडियो में हम सेफ स्पेस की कहानी को जानेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म की शुरुआत में हम लीला नाम की एक लेडी और उसके ऑटिस्टिक सन इयॉन से मिलते हैं, जो कि दूसरे घर में शिफ्ट हुए थे और ये घर काफी पुराना था। लीला के पति की ठीक 3 महीने पहले मृत्यु हुई थी, जिस वजह से अब लीला को ही सब संभालना पड़ रहा था। इयॉन जो कि ऑटिस्टिक था, उसके लिए सोशलाइज करना इतना आसान नहीं था, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में काफी रुचि रखता था, जिस वजह से वो अक्सर घर के सेफ हाउस में अपने गैजेट्स वगैरह पे काम करता रहता था। खैर, लीला की मुलाकात एक लोकल आदमी नील से होती है, जो कि इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करता था, और वो लीला को अपना कार्ड देकर जाता है। वहीं सेफ हाउस में इयॉन कैमरास वगैरह को एक्सेस करके घर के आसपास की चीजों को मॉनिटर कर रहा था, क्योंकि ये करना उसका फेवरेट पास टाइम था। तभी वो नोटिस करता है कि उसके सामने वाले घर में कुछ चोर घुसाए थे और वो लोग वहां रहने वाली लेडी को मार डालते हैं। अब ये सब इयॉन घर के खिड़की से छुपकर देखने की कोशिश करता है, लेकिन एक चोर की नजर इयॉन पे पड़ जाती है। इयॉन इससे बहुत डर जाता है और वो पैनिक करके चिल्लाने लगता है। इयॉन की आवाज सुनकर लीला वहां आती है और वो उसे सोने को कहती है। साथ ही वो इयॉन के कैमरा को भी बैग में डाल देती है। लीला को ये पता नहीं था कि इयॉन अभी अभी क्या देखा है, इसीलिए वो काफी नॉर्मल बिहेव कर रही थी। तभी लीला को घर के मेन डोर से कुछ आवाजें आती हैं और चेक करने पे उसे वहां नील मिलता है। नील बताता है कि वो काफी देर से डोरबेल रिंग कर रहा था और कोई रिस्पॉन्स ना मिलने पे वो अंदर चला आया, क्योंकि उसे लग रहा था कि यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। इसके बाद नील घर की इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग का काम करके चला जाता है और उसके जाने के थोड़ी ही देर बाद वहां डोमिनिक नाम का एक दूसरा आदमी आता है, जो कि लीला को बताता है कि वो घर के बाहर के एरिया की मेंटेनेंस के लिए आया था। लीला डोमिनिक को वो एरिया दिखाती है, साथ ही वो कहती है कि उसे ऊपर इयॉन के रूम में नहीं जाना है, क्योंकि वो नॉइज वगैरह से परेशान हो सकता है। इसके बाद लीला अपने काम में लग जाती है और कुछ देर बाद जब वो इयॉन के कमरे में जाती है, तब वो डोमिनिक को वहां कुछ खोजते हुए देखती है। लीला डोमिनिक से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन डोमिनिक कोई जवाब नहीं देता, इसीलिए लीला उसे घर से निकल जाने के लिए कह देती है। इस पे वो बहुत अग्रेसिव हो जाता है और लीला पे अटैक कर देता है। लीला अपने डिफेंस में डोमिनिक पर अटैक करती है और जल्दी से इयान को लेकर सेफ रूम में जाकर छिप जाती है। अब दोस्तों, सेफ रूम को बाहर से खोल पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था और इयान ने इस रूम को इतने दिनों में काफी मॉडिफाई कर दिया था, जिससे वो वहां सेफली बैठे बाहर की एक्टिविटीज मॉनिटर कर सकता था। डोमिनिक सेफ रूम के डोर पर आता है और वो कहता है कि उसे बस इयॉन का कैमरा चाहिए जिसमें उनके एक्टिविटीज रिकॉर्ड हुए हैं, यानी कि डोमिनिक उन चोरों के ग्रुप का ही एक मेंबर था। लीला उसे बता देती है कि कैमरा बिन बैग में है, लेकिन अब डोमिनिक का कहना था कि वो घर के सारे स्टोरेज डिवाइसेस चेक करना चाहता है, ताकि वो कंफर्म कर सके कि सारे सबूत मिट गए हैं। कंफर्मेशन के बाद वो लीला और इयॉन को बिना कोई चोट पहुंचाए यहाँ से चला जाएगा। ऐसे में लीला डोमिनिक पे भरोसा करके बाहर आती है और वो अपने लैपटॉप और बाकी स्टोरेज डिवाइसेस को चेक करवाती है, जिसमें इन चोरों के ग्रुप का कोई फुटेज नहीं था। ये सब देखकर डोमिनिक इन्हें बिना चोट पहुंचाए वापस जाने के लिए तैयार था, लेकिन तभी इनके ग्रुप की एक मेंबर रॉको यहाँ जाती है एंड शी वाज एडमेंट कि वो इयान को बिना मारे नहीं जाएगी। जी हाँ दोस्तों, रॉको ही पड़ोस वाली औरत को मार डाली थी और अब वो इयान को भी मारना चाहती थी, ताकि पुलिस इस केस को कैसे भी सॉल्व ना कर पाए। यूजुअली एक कत्ल के केस को बिना किसी सबूत या गवाह के सॉल्व करना काफी मुश्किल होता है, और ये सब हमने रियल लाइफ में भी देख रखा है। ऐसा ही कॉम्प्लिकेटेड केस आरुषि तलवार का था, जिसकी 2008 में हत्या कर दी गई थी, और इस केस में घर का नौकर हेमराज भी मृत पाया गया था। तो अगर आपको इस केस की डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कुकू एफएम पे जाके आरुषि तलवार द मोस्ट मिस्टीरियस मर्डर केस वाली ऑडियो बुक को सुन सकते हैं। अब देखो, कुकू एफएम जो है ना, वो इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जहां आपको 4500 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स मिल जाएंगे और बहुत ही डिफरेंट जॉनर्स में, और इन ऑडियो बुक्स को आप कभी भी और कहीं भी सुन सकते हो। इन ऑडियो बुक्स की खास बात यह है कि ये रीजनल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है, और ऐसा इसलिए क्योंकि कुकू एफएम मेड इन इंडिया ऐप है। यहाँ आपको डिफरेंट जॉनर की बुक समरीज भी मिल जाएंगी। और फिलहाल मैं ना कुकू एफएम वालों से बात करके आप सबके लिए एक बहुत ही अमेजिंग ऑफर लाया हूँ। जी हाँ, आपको क्या करना है, आपको मेरा कोड HAUNTT50 यानी कि HAUNT50 यूज करना है, जिससे आपको ईयरली सब्सक्रिप्शन पे 50% ऑफ मिल जाएगा। यानी 399 वाला जो सब्सक्रिप्शन था ना, वो मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 199 में। लेकिन ध्यान रहे कि ये सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए है, यानी कि डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दी गई लिंक पे क्लिक करके आज जो पहले 250 यूजर्स होंगे ना, उनको 399 वाला ईयरली सब्सक्रिप्शन मिलेगा 199 में,
क्योंकि वो यूज कर रहे होंगे मेरा कोड HAUNTT50 यानी कि HAUNT50। तो फिर किसका वेट कर रहे हो, जल्दी से डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दी गई लिंक पे क्लिक करके कुकू FM को डाउनलोड करो। हैप्पी लिसनिंग। एनीवेज, कमिंग बैक टू स्टोरी, लीला रॉको को समझाती है कि इयॉन एक ऑटिस्टिक चाइल्ड है और वो किसी को नहीं बताएगा कि उसने क्या देखा। लेकिन रॉको अब भी इयॉन को मारना चाहती थी, जिस वजह से लीला चुपके से पुलिस को कॉल लगाती है। अब इससे पहले वो पुलिस को कुछ बता पाती, रॉको लीला का फोन छीनकर तोड़ देती है। ऐसे में लीला रॉको पे हमला करके किसी तरह यहाँ से भागकर वापस सेफ रूम में पहुंच जाती है। लीला और इयॉन सेफ रूम में कुछ समय बिताते हैं, जिसके बाद डोरबेल रिंग होता है। कैमरा में चेक करने पे वो एक रिपेयर वाले को फ्रंट डोर पे देखते हैं, लेकिन रॉको इस रिपेयर मैन को डराकर यहाँ से भगा देती है। लीला माई को इंटरकॉम की मदद से इस इंसान से मदद मांगने की सोचती है, लेकिन इंटरकॉम काम नहीं कर रहा था। तो इसके बाद रॉको इनके सेफ रूम के डोर के पास आकर इन्हें धमकाती है कि अगर वो बाहर नहीं आए तो जब भी वो सप्लाईज वगैरह लेने बाहर आएंगे ना, तब वो उन्हें जान से मार देगी। ऐसे में लीला झूठ बोल देती है कि उसके पास अंदर 1 हफ्ते का फूड सप्लाईज है, तो वो आराम से अंदर ही रहेगी, जबकि रियलिटी में इनके पास अंदर कुछ नहीं था। ये सुनकर रॉको बेचैन हो जाती है और वो किसी तरह इस सेफ रूम को एंटर करना चाहती थी। इसीलिए वो रूम के डोर को ड्रिल करने की कोशिश करती है, लेकिन सेफ रूम का दरवाजा काफी मजबूत था, जिस वजह से वो ड्रिल नहीं होता। लीला घर में लगे कैमरे से बाहर का सब कुछ देख पा रही थी और वो रियलाइज करती है कि डोमिनिक बुरा इंसान नहीं था, तो ऐसे में उसे मैनिपुलेट किया जा सकता था। खैर, रात हो चुकी थी और मेन डोर पर एक बार फिर से रिंग होती है और इस बार यहाँ एक पुलिस ऑफिसर आई हुई थी, क्योंकि लीला ने उन्हें दोपहर को कॉल किया था। ऑल्दो लीला कुछ बोल नहीं पाई थी। दरवाजा डोमिनिक खोलता है और वो अपनी मीठी मीठी बातों से पुलिस को कन्विंस करता है कि यहाँ सब कुछ ठीक है। लेकिन जैसे ही पुलिस ऑफिसर यहाँ से वापस जाने लगती है, फॉर्चुनेटली दरवाजे पे लगा इंटरकॉम सही से काम करने लगता है और उन्हें लीला की मदद की गुहार सुनाई देती है। अब ऑफिसर को पहले ही शक था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है और अब तो वो श्योर हो गई थी, इसीलिए वो घर के अंदर जाती है। लेकिन इससे पहले वो कुछ भी कर पाती, रॉको उन्हें शूट कर देती है और वो ऑफिसर वहीं मर जाती है। डोमिनिक खून खराबा देखकर पैनिक करने लग जाता है, क्योंकि वो इस तरह के कत्लेआम का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। अब रॉको और डोमिनिक उस पुलिस ऑफिसर की लाश को ठिकाने लगाने में बिजी हो जाते हैं और लीला इसे एक अच्छा मौका मानकर डिसाइड करती है कि वो इयॉन के रूम में जाकर उसका फोन उठा लेगी, ताकि वो पुलिस को कांटेक्ट कर सके। प्लान के मुताबिक लीला को इयॉन के रूम में जाकर उसके लॉकर से उसका फोन निकालना था, लेकिन इयॉन के लॉकर को खोलने के लिए उसके फिंगरप्रिंट की जरूरत थी, इसलिए ये काम इयॉन को ही करना पड़ता है। तो इयॉन सक्सेसफुली अपने रूम में पहुंच जाता है और अपना लॉकर खोलने लगता है, लेकिन तभी उसके हाथ से एक लैंप गिर जाता है, जिससे रॉको समझ जाती है कि सेफ रूम से कोई तो बाहर आया है। रॉको इयॉन के रूम में जाती है और अब तक लीला और इयॉन बेड के नीचे छिप चुके थे। रॉको के कमरे से निकलने के बाद ये दोनों जल्दी से सेफ रूम की तरफ भागते हैं, लेकिन रॉको उसी रूम के ठीक सामने खड़ी थी। रॉको उन लोगों पे अटैक कर देती है और ऑल्दो वो उन्हें रोक तो नहीं पाती, लेकिन वो इयॉन के पैर पर नाइफ से कट लगा देती है। किसी तरह इयॉन और लीला सेफ रूम में वापस पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ इयॉन की हालत काफी बिगड़ गई थी। लीला इयॉन का फर्स्ट एड कर देती है, लेकिन उसे पता था कि जल्दी ट्रीटमेंट ना मिलने से सिचुएशन खराब हो सकती है। तो अब चूंकि लीला को फोन मिल गया था, वो पुलिस को कॉल करने का ट्राई करती है, लेकिन यहाँ सेफ रूम में कोई नेटवर्क नहीं मिल रहा था, इसलिए कॉल कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। लीला के पास टेक्स्ट मैसेज करने के अलावा और कोई चारा नहीं था कि तभी उसे नील याद आता है और वो नील को टेक्स्ट करके उनकी हेल्प करने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद नील घर के बाहर आ जाता है, जहां इंटरकॉम की हेल्प से लीला नील को सारी बात बता देती है। लेकिन नील पुलिस बुलाने के बजाय खुद ही हीरो बनके उन्हें बचाने का सोचता है। वो पुलिस के आने से पहले खुद घर में पीछे के रास्ते से घुस जाता है। दूसरी तरफ हम घर के पीछे का सीन देखते हैं, जहां डोमिनिक और रॉको उस पुलिस ऑफिसर के मृत शरीर को कार के ट्रंक में डाल रहे थे। उन्हें ऐसा करते हुए पास से गुजरती एक लेडी देख लेती है और रॉको डिसाइड करती है कि वो उस लेडी को भी मार देगी, लेकिन डोमिनिक सिचुएशन संभाल लेता और वो लेडी यहाँ से चली जाती है। लीला होप कर रही थी कि नील उनकी हेल्प लेकर आएगा, लेकिन नील खुद पकड़ा जाता है। रॉको नील को गन पॉइंट पे लेकर लीला से कहती है कि अगर वो सेफ रूम से बाहर नहीं आए तो वो नील को जान से मार देगी। नील घबरा कर लीला से कहता है कि वो लोग बस इयॉन से बात करना चाहते हैं, ताकि वो श्योर हो सके कि इयॉन उनके खिलाफ गवाही नहीं देगा, और अगर वो लोग सेफ रूम से बाहर नहीं आए तो रॉको नील को उनकी नेबर की तरह ही जान से मार डालेगी। अब ये बात सुनकर लीला सरप्राइज रह जाती है, क्योंकि उसने एक बार भी नील से अपने नेबर के कत्ल का जिक्र नहीं किया था, तो उसे कैसे पता चला कि उसकी नेबर का कत्ल हुआ है। ये सोचकर हम व्यूअर समझ जाते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, और लीला को भी शक हो जाता है कि नील इन्हीं लोगों से मिला हुआ है। जी हाँ दोस्तों, लीला कंफर्म होने के लिए इयान का फोन चेक करती है, जिसमें कैमरा से रिकॉर्ड हुई फुटेजेस अपने आप ही सिंक हो गई थी।
लीला फुटेज चेक करती है और तब उसे अपनी नेबर की रॉबरी में नील भी दिख जाता है, विच मीन्स कि नील भी उस रॉबरी का हिस्सा था। जी हाँ दोस्तों, अब लीला को समझ आता है कि नील क्यों घर के आसपास सुबह से ही मंडरा रहा था, क्योंकि वो लोग इस घर को भी लूटने की बहुत पहले से ही प्लानिंग कर रहे थे। खैर, बाहर डोमिनिक रॉको और नील से लड़ने लगता है और उनसे कहता है कि वो एक सिंपल सा चोर है, उसे इन कत्लों का हिस्सा नहीं बनना। ये कहकर डोमिनिक यहाँ से जाने लगता है, लेकिन नील उसी समय डोमिनिक को गोली मार देता है। इसके बाद नील और रॉको सोचने लगते हैं कि वो लीला और यॉन को सेफ रूम से बाहर कैसे निकाले, और तभी नील को आइडिया आता है कि वो सेफ रूम की ऑक्सीजन सप्लाई को कट कर देगा, जिससे कि अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और उन लोगों को बाहर आना पड़ेगा। अगर वो लोग फिर भी बाहर नहीं आए तो वो अपने आप ही कुछ समय बाद ऑक्सीजन की कमी से वहां मर जाएंगे। सप्लाई कट किया जाता है और उसके कुछ समय बाद लीला और इयॉन सफोकेशन महसूस करने लगते हैं, और ऐसे में इयॉन को एक आइडिया आता है। वो अपने फोन से अपने रूम के हर सिस्टम को कंट्रोल कर सकता था, इसीलिए वो अपने रूम के वाटर टैप को ओपन कर देता है और रूम के हीटर को भी ऑन कर देता है, जिससे पानी भरकर हीटर पर गिरने लगता है और घर में फ्यूज की वजह से पावर कट हो जाती है। मौका पाकर लीला और यॉन मेन डोर की तरफ भागते हैं, लेकिन रॉको और नील भी उन दोनों का यहाँ वेट कर रहे थे। अब अंधेरे में ये चारों इधर उधर भागने लग जाते हैं, जहां लीला और यॉन छिप रहे थे और रॉको और नील उन्हें ढूंढ रहे थे। इसी भाग दौड़ में नील रॉको को लीला समझकर गोली मार देता है, जिसके बाद वो यॉन को ढूंढकर पकड़ लेता है। यॉन अपने डिफेंस में एक स्क्रू ड्राइवर से नील पे अटैक करके भाग जाता है, जिसके बाद नील लीला को पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। यॉन को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, इसलिए वो समझदारी दिखाकर घर के बाहर हेल्प लेने भागता है। वहीं लीला किसी तरह अपने पास पड़े बैट से नील पे अटैक करके नील के ही गन से उसे गोली मार देती है। थोड़ी देर बाद यॉन अपने साथ पुलिस को लेकर यहाँ आ जाता है और ये दोनों पुलिस को सारी बातें बताते हुए सारा एविडेंस भी दे देते हैं। इन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है और इसी के साथ ये पूरा केस क्लोज होता है, साथ ही फिल्म भी खत्म हो जाती है। तो मूवी के शुरुआत में हम बार्ब नामक ओल्ड लेडी को देखते हैं, जो चेयर पे बैठी होती है और सामने टेबल पे एक फिशिंग हुक होता है। बार्ब यहाँ काफी सैड थी और हमें पता चलता है कि हाल ही में बार्ब के हस्बैंड कार्ल गुजर चुके हैं, और इससे ही बार्ब बहुत ज्यादा दुखी है, क्योंकि उसका कार्ल के अलावा इस दुनिया में कोई और नहीं था। फिलहाल बार्ब अकेली रह रही थी और यहाँ वो एक फोटो फ्रेम से फोटो निकालती है, जिसमें हम एक यंग कपल को देखते हैं। ये प्रोबेबली बार्ब और कार्ल ही होंगे इन देयर यंग एज, और इसे देख के बार्ब काफी इमोशनल हो जाती है और ये फोटो अपने साथ रख लेती है। आगे हम बार्ब को फिशिंग इक्विपमेंट के साथ घर से निकलते देखते हैं और बाहर बहुत तेज स्नोफॉल हो रही थी। बार्ब ट्रक में बैठ के निकल जाती है। और दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़े पॉइंट्स क्लियर कर देता हूं ताकि आगे आपको कंफ्यूजन ना हो। बार्ब यहाँ से लेक हिल्डा जा रही थी। अब लेक हिल्डा ही क्यों? क्योंकि कार्ल के गुजर जाने के बाद बार्ब से उनके लॉयर मिलने आए थे और वो बार्ब को बताए कि कार्ल की एक आखिरी इच्छा थी, वो ये कि कार्ल के जाने के बाद उसकी अस्थियों को लेक हिल्डा में विसर्जित किया जाए। इनफैक्ट बार्ब के जो हस्बैंड थे वो उसके लिए लेक हिल्डा जाने का मैप भी छोड़ के गए थे, जिसमें जाने का वे अच्छे से मार्क्ड था। अब दोस्तों, आप पूछ सकते हैं लेक हिल्डा ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि कार्ल और बार्ब अपनी जवानी में लेक हिल्डा पे अपनी फर्स्ट डेट पे गए थे फॉर फिशिंग। तो हाँ, उनके लिए वो एक स्पेशल मोमेंट था और शायद इसलिए कार्ल चाहता था कि उसकी अस्थियों को लेक हिल्डा में ही डाला जाए। एनीवेज, अब आपको कॉन्टेक्स्ट मिल गया है, सो लेट्स कम बैक टू स्टोरी। सो यस, बार्ब गाड़ी चलाते हुए जा रही होती है और यहाँ रेडियो पे एक न्यूज ब्रॉडकास्ट आता है, जिसमें बताया जा रहा था कि नदन मिनेसोटा में वेदर कंडीशन और खराब होने वाली है। ये सुन के बार्ब रेडियो बंद कर देती है और यहाँ हम कुछ सीन्स देखते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि वेदर कंडीशन सच में खराब हो रही थी, जैसे कि रोड्स पे पूरी तरह से स्नो थी, देन रिवर पूरी तरह फ्रीज हो चुकी थी, वगैरह वगैरह। थोड़ी दूर जाने के बाद हेवी स्नोफॉल होने लगती है, जिससे बार्ब को गाड़ी चलाने में दिक्कत आ रही थी। ऐसे में बार्ब गाड़ी रोक देती है, क्योंकि उसे आगे रास्ता समझ नहीं आ रहा था, एज वो यहाँ बहुत साल बाद आई थी। मोरओवर स्नो की वजह से रास्ता पता कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। ऐसे में वो गाड़ी से उतर जाती है ताकि सही रास्ता खोज सके। तभी उसे दूर से लकड़ियां काटने की आवाज आती है और वो गाड़ी लेके उस तरफ जाने लगती है। ऐसे ही बार्ब एक केबिन के पास पहुंच जाती है और वो गाड़ी से उतर के केबिन की तरफ जाने लगती है और वहां हम एक आदमी को लकड़ियां काटते देखते हैं। बार्ब उसके पास जा ही रही होती है कि तभी वो ब्लू कार में एक पिस्टल देखती है, जिसमें एक बड़ा सा स्कोप था, वैसा ही स्कोप जैसा हम यूजुअली स्नाइपर राइफल में देखते हैं। इनफैक्ट वहां थोड़ी दूर पे हम ग्राउंड पे ब्लड भी देखते हैं, जिससे बार्ब चिंतित हो जाती है। स्टिल बार्ब उस आदमी के पास बात करने जाती है और वो आदमी बार्ब को अचानक
अचानक देख के डर जाता है। वो पूछता है कि वो यहाँ क्यों आई है और इस पे बार्ब कहती है कि वो लेक हिल्डा जा रही है फॉर फिशिंग, लेकिन उसको रास्ता नहीं मिल रहा। इस पे वो आदमी बोलता है कि लेक हिल्डा केबिन के पीछे वाले हिल के उस पार ही है, लेकिन गाड़ी से घूम के जाना पड़ेगा जिसमें टाइम लग सकता है। बार्ब उसे थैंक यू बोल के निकलने लगती है, बट जाने से पहले वो उसे ग्राउंड वाले ब्लड के बारे में इनडायरेक्टली पूछती है बाय सेइंग कि क्या वो ठीक है। इस पे वो आदमी बोलता है कि सब ठीक है और ग्राउंड पे जो ब्लड दिख रहा है वो एक्चुअली में हंट किए गए डियर का है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। ये सुन के बार्ब यहाँ से निकल लेती है। अब आगे हमें बार्ब और कार्ल की पास्ट मेमोरी दिखाई जाती है, मतलब फ्लैशबैक के तरीके से। और दोस्तों थ्रू आउट द मेमोरी हमें इनकी पास्ट मेमोरीज दिखाई जाएगी, तो जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ेगी हम वो भी डिस्कस करते चलेंगे। तो इस पास्ट मेमोरी में हम बार्ब और कार्ल को सेम लेक पे देखते हैं जहाँ दोनों फिशिंग करने आए थे, और यहाँ ये दोनों बहुत खुश दिख रहे थे क्योंकि ये उनकी फर्स्ट डेट थी। ये दोनों साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और इन सीन्स को देख के हमें समझ आ जाता है कि क्यों ये लेक कार्ल के लिए इतना इंपॉर्टेंट था। एनीवेज कमिंग बैक टू प्रेजेंट, हम बार्ब को लेक के पास आते देखते हैं और वो गाड़ी से उतर के लेक में जाती है जो फिलहाल अभी जमी हुई है। स्टिल वो एक फिशिंग स्पॉट लगाती है जस्ट लाइक ओल्ड डेज, कि कैसे कार्ल बार्ब की हेल्प किया करता था सेटअप करने में फॉर फिशिंग, और ये सब याद करते हुए बार्ब काफी इमोशनल हो जाती है। तभी उसे जंगल से गन शॉट और किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है और ऐसे में बार्ब गाड़ी के पास जाके छिप जाती है। फिर हम एक यंग लड़की को जंगल से बाहर भाग के आते देखते हैं और उसके पीछे वही आदमी था जिसे हमने केबिन के पास देखा था। उसके हाथ में वो स्कोप वाली पिस्टल थी और यहाँ वो लड़की ज्यादा दूर भाग नहीं पाती और जल्द ही वो आदमी उसे पकड़ लेता है और वापस ले जाता है। अब ये सब देख के बार्ब डर जाती है और पुलिस को फोन करने लगती है, पर फोन में सिग्नल नहीं था, इसीलिए वो कार में बैठ के सोचती है चलो निकला जाए, हेल्प मंगाया जाए, लेकिन गाड़ी स्नो में फंस जाती है और यहीं पे सीन कट होता है। अब नेक्स्ट सीन में हम उस आदमी को देखते हैं जो उस लड़की को बेसमेंट में लॉक करके गाड़ी से कहीं चला जाता है। एंड देन हम बार्ब को देखते हैं जो सब छिप के देख रही थी और वो यहाँ इतना जल्दी कैसे आई। वेल भले ही गाड़ी से लेक दूर थी, लेकिन पैदल केबिन बहुत नजदीक था, बताया था ना उस पार जाके। खैर आदमी के जाते ही बार्ब केबिन की तरफ जाती है ताकि वो उस लड़की को बचा सके, लेकिन केबिन का जो मेन डोर था वो लॉक्ड था और सारी विंडोज भी बंद कर दी गई थी। थोड़ा घर के आसपास देखने पे उसे एक विंडो दिखती है जो बेसमेंट से कनेक्टेड थी और यहाँ वो उस लड़की को बंधे हुए देखती है, मतलब उसके मुंह पे पट्टी भी लगी थी। बार्ब उससे पूछती है क्या वो ठीक है, बट क्लियरली बीच में ग्लास थी तो उसकी आवाज लड़की तक नहीं जा रही थी। लेकिन इससे पहले बार्ब कुछ कर पाती वो आदमी वापस आ जाता है और इस बार उसके साथ एक और कार आई थी जिसमें से एक लेडी उतरती है जो कि पर्पल कलर की जैकेट पहनी हुई थी। उसके हाथ में एक राइफल थी और इन्हें देख के बार्ब वहां से भाग निकलती है। अब आगे इन दोनों को हम केबिन में देखते हैं और इन दोनों का नाम हमें मूवी में नहीं बताया गया है, तो ऐसे में आदमी को मैं बोलूंगा कैमो जैकेट और लड़की को बोलूंगा पर्पल लेडी क्योंकि वो पर्पल कलर की जैकेट पहनी थी। तो यहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों पति पत्नी हैं और ये जो किडनैपिंग का पूरा प्लान था वो पत्नी का था। पत्नी अपने पति से पूछती है कि तुम्हें किसी ने किडनैप करते हुए देखा तो नहीं ना। इस पे पति बोलता है कि नहीं, मैंने उसे एक एली से उठाया है जब वो एक फार्मेसी आ रही थी, और हाँ तुमने जो सप्लाईज बोले थे वो भी उसने चुरा लिए हैं। अब दोस्तों ये क्या सप्लाईज हैं वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। एनीवेज हम यहाँ बार्ब को देखते हैं जो उनकी सारी बातें सुन रही थी और इसके बाद वो वापस बेसमेंट वाली खिड़की पे जाती है और इस बार वो खिड़की पे लिख के उससे बताती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। मतलब जो पकड़ी गई लड़की थी उससे बार्ब कह रही थी कि मैं तुम्हें बचा लूंगी और ये लड़की थोड़ा शांत होती है और बार्ब फिर यहाँ से निकलती है। नेक्स्ट सीन में हम बार्ब को वापस उसके ट्रक के पास देखते हैं और वो सोच रही थी कि वो उस लड़की को कैसे बचाए। तभी वो ट्रक पीछे जाती है और वहां का कवर हटा देती है जिसके नीचे हम एक डोर देखते हैं जिसपे ऑफिस लिखा था। अब दोस्तों ये जगह आइस शैक जैसा लग रहा था, और हाँ जिन्हें आइस शैक नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि ये एक पोर्टेबल शेल्टर जैसा होता है और इसे आइस फिशर्स यूज करते हैं ताकि विंड और कोल्ड से बचा जा सके विंटर के कहर में। एनीवेज कमिंग बैक टू स्टोरी, हम पर्पल लेडी को केबिन के बाहर देखते हैं जहां अचानक से उसके नाक से खून निकलने लगता है और वो तुरंत पोंछ लेती है। इस सीन से हम क्लियरली समझ पाते हैं कि पर्पल लेडी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। I mean, हमें देख के ही पता चल रहा है कि ये बहुत टाइम से बीमार है और यहाँ जो कुछ भी हो रहा है शायद इसी से रिलेटेड है। एनीवेज उसे केबिन के साइड पे एक रेड मिटन यानी कि हैंड ग्लव्स दिखता है। देन उसे बेसमेंट की विंडो पे वो राइटिंग दिख जाती है जो कि बार्ब करी थी। इतना ही नहीं, स्नो में फुटप्रिंट्स भी दिख गए थे। ये देख के वो सीधा केबिन में जाती है जहाँ वो रेड मिटन दिखा के पति से पूछती है कि यहाँ क्या कोई आया था। इससे पति बोलता है हाँ कुछ घंटे पहले एक ओल्ड लेडी आई थी लेक हिल्डा का रास्ता पूछने, शायद ये उसका ही होगा। ये सुनकर पर्पल लेडी भड़क जाती है सेइंग कि वो जो भी ओल्ड लेडी थी उसे बेसमेंट वाली किडनैप्ड लड़की के बारे में पता चल गया है, तो इससे पहले वो ओल्ड लेडी किसी को इन्फॉर्म करे हमें उसे निपटाना पड़ेगा, नहीं तो हम दोनों फंस जाएंगे। ऐसा बोल के पर्पल लेडी अपना राइफल लेके कैमो जैकेट के साथ लेक साइड जाती है। तो आगे ये दोनों किडनैपर्स फ्रोजन लेक के पास थे जहां उन्हें वही आइस शैक दिखता है जिसे हमने बार्ब के ट्रक के पीछे देखा था। ऐसे में दोनों शैक के पास जाते हैं और यहाँ कैमो जैकेट शैक को चेक करने जाता है, पर तभी वो लेक में गिर जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये एक ट्रैप था जिसे बार्ब ने सेटअप किया था और हम बार्ब को भी देख पाते हैं जो दूर से इन पे नजर रख रही थी। यहाँ पर्पल लेडी किसी तरह अपने पति को बचा लेती है और इसका फायदा उठा के बार्ब केबिन में जाती है और वो किसी तरह बेसमेंट का डोर तोड़ देती है, पर इस चक्कर में वो बेसमेंट की सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है
और उसे थोड़ी चोट भी आती है, पर वो किसी तरह खुद को संभाल के लड़की के पास जाती है और उसके मुंह से टेप निकालती है। अब लड़की को हैंडकफ भी लगा था और उसे तोड़ने के लिए बार्ब कुछ खोजने ऊपर जाती है। ऊपर जाके बार्ब पहले सिंक टैप को ऑन करती है, इंक्लूडिंग बाथटब का टैप, और फिर उसमें कपल के बैग से और केबिन से सारे सूखे कपड़े डाल देती है ताकि पानी ओवरफ्लो कर सके। साथ ही वो फायरप्लेस की आग भी बुझा देती है। अब बार्ब ऐसा क्यों कर रही है वो आपको जल्दी पता चल जाएगा। फॉर नाउ यहाँ से बार्ब बाहर जाती है जहाँ उसे एक हैमर मिल जाता है, लेकिन तभी पर्पल लेडी और कैमो जैकेट वाले यहाँ आ जाते हैं, जहाँ पर्पल लेडी बार्ब पर राइफल से गोली चला देती है। इससे बार्ब इंजर्ड हो जाती है, लेकिन वो किसी तरह गाड़ी के पास जाके कवर ले लेती है। तभी पर्पल लेडी की राइफल रिलोड पे आ जाती है और जब तक वो रिलोड करके वापस शूट करती, बार्ब इस मौके का फायदा उठा के जंगल के थ्रू एस्केप कर जाती है। तो आगे हम दोनों किडनैपर कपल को केबिन में आते देखते हैं, जहाँ लेक में गिरने की वजह से कैमो जैकेट की हालत खराब हो गई थी और उसको बचाते बचाते उसकी पत्नी भी भीग गई थी, जिससे दोनों को ठंड लग रही थी। ऐसे में जब पर्पल लेडी सूखे कपड़े ढूंढने जाती है तो उसे सारे कपड़े बाथटब और सिंक में भीगे मिलते हैं। इनफैक्ट पूरे केबिन में सिंक ओवरफ्लो होने की वजह से फ्लोर पे पानी आ गया था और पानी नीचे बेसमेंट में भी जा रहा था। जी हाँ दोस्तों, बार्ब ने पहले ही सारा प्लान आउट करके एग्जीक्यूट किया था ताकि ये जब वापस केबिन में आए तो इन्हें गर्मी पाने का कोई सोर्स मिले ही ना। खैर यहाँ केविन पति की हालत खराब होने लगती है और अगर जल्द ही कुछ गर्मी का सोर्स नहीं मिला तो जान जाने का भी खतरा था बिकॉज ऑफ हाइपोथर्मिया। ऐसे में पर्पल लेडी बोलती है कि उसके कार में ब्लैंकेट्स हैं और हीटर है, तो उन्हें वहां जाना चाहिए। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर जंगल का आता है, जहाँ हम बाब को देख पाते हैं और वो इंजर्ड है। वो किसी तरह अपने ट्रक तक पहुंच जाती है और उसमें से फर्स्ट एड बॉक्स निकालती है, बट फर्स्ट एड बॉक्स में ज्यादा चीजें नहीं थी। तभी अचानक वो देखती है कि उसकी वेडिंग रिंग उसके हाथ में नहीं है। ऐसे में वो गाड़ी के आसपास उसे ढूंढने लगती है। फिर यहाँ से वो अपना फिशिंग बॉक्स लेके उस आइस शैक के पास जाती है और वहां भी ढूंढने लगती है। तभी हम एक और पास्ट मेमोरी देखते हैं जिसमें हम अगेन यंग कार्ल और बाब को देखते हैं, जहाँ कार्ल फिशिंग बॉक्स में रिंग छुपा के बाब को सरप्राइज देता है। मतलब इसी तरह से वो शादी के लिए प्रपोज किया था और इस सीन से हम समझ पाते हैं कि क्यों ये वेडिंग रिंग बार्ब के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है। एनीवे सीन वापस प्रेजेंट में आती है, जहां हम बार्ब को रोते हुए देखते हैं क्योंकि उसे रिंग नहीं मिल रही थी। तभी उसकी नजर वहां पे गिरे पिस्टल पे जाती है जिसमें वो बड़ा सा स्कोप था। ऑफ कोर्स जब कैमो जैकेट लेक में गिरा होगा तो ये पिस्टल उससे वहां गिर गई होगी, जिसका उसे ध्यान नहीं आया होगा। बार्ब ये पिस्टल अपने पास रख लेती है और सीन यहीं कट हो जाता है। दूसरी तरफ हम दोनों पति और पत्नी को कार में हीटर चला के बैठे देखते हैं और यहाँ पर्पल लेडी कहती है कि हमें कल मॉर्निंग को लिटिल फोक पहुंचना है, तो यहाँ का सारा काम निपटा के जल्दी निकलना पड़ेगा, नहीं तो सर्जन नहीं मिलेगा, और अगर सर्जन नहीं मिला तो तुम्हें भी पता है क्या होगा। अब दोस्तों ये किस बारे में बात कर रहे हैं, अगेन हमें मूवी में ये बात आगे पता चलेगी। जो भी हो, कैमो जैकेट की हालत स्टिल खराब थी, लेकिन फिर भी वो मदद करने के लिए मान जाता है। ये दोनों वापस केबिन में जाते हैं और सूखे हुए कपड़े पहनते हैं। यहाँ कैमो जैकेट पर्पल लेडी को बोलता है कि हम ऑपरेशन यहीं क्यों नहीं कर लेते, लेकिन इस पे पर्पल लेडी बोलती है कि ये मेरे ग्रैंड माँ की केबिन है, तो वो इसे खराब करना नहीं चाहती, ना ही वो कोई सबूत छोड़ना चाहती है, इसलिए वो ये ऑपरेशन फ्रोजन लेक पे ही करेंगे, जहाँ काम होने के बाद वो वाला स्पॉट डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। इससे कोई सबूत भी नहीं बचेगा। पर्पल लेडी आगे कहती है कि इस सब में मुझे तुम्हारी जरूरत है, तो खुद को संभालो। ये कह के वो यंग लड़की को बेसमेंट से लेने जाती है। क्यों? क्योंकि अब वो वहां सेफ नहीं थी, क्योंकि बार्ब को उसके बारे में पता चल गया था और सिंक ओवरफ्लो होने के कारण सारा पानी अब बेसमेंट में ही जा रहा था। तो आगे हम कैमो जैकेट को अपनी कार से सारे सप्लाईज एंड इक्विपमेंट्स उठाते देखते हैं। वहीं हम पर्पल लेडी को यंग लड़की को बाहर लाते हुए देखते हैं, जिसे वो कार में बिठा के हैंडकफ कर देती है। दूसरी तरफ कैमो जैकेट नोटिस करता है कि उसकी पिस्टल मिसिंग है और जब ये बात पर्पल लेडी को पता चलती है तो वो उस पर भड़क जाती है। इतना ही नहीं, वो इसे थप्पड़ भी मारती है। इसके बाद वो कैमो जैकेट को बोलती है कि तुम लेक पे ऑपरेशन के लिए सेटअप रेडी करो, फिर हम सीधा वहां आ जाएंगे। ये बोल के वो लड़की के साथ यहाँ से चली जाती है। आगे हम कैमो जैकेट को लेक के पास देखते हैं, जहाँ वो सप्लाईज और इक्विपमेंट को खींच के ले जा रहा था। वहीं दूर पे हम बार्ब को देखते हैं जो कि उस पर नजर रख रही थी। हम देखते हैं कि इंजरी की वजह से बार्ब पेन में है और वो यहाँ से निकल के सीधे केबिन में जाती है, जहाँ उसे बेसमेंट में यंग लड़की नहीं दिखती। ऑफ कोर्स उसे तो पर्पल लेडी अपने साथ लेके चली गई है। तो ऐसे में बार्ब फिर से ऊपर जाती है, जहाँ उसे एंटीसेप्टिक मेडिसिन मिल जाती है, जिससे वो इंजरी को ट्रीट करके बाहर आ जाती है। नाउ बार्ब को यहाँ कैमो जैकेट के कार में एक सीबी रेडियो दिखता है। अब जिन्हें सीबी रेडियो नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि एक शॉर्ट रेंज 2-वे कम्युनिकेशन डिवाइस है फॉर पब्लिक, जिसमें फ्रीक्वेंसी ट्यून करके दूसरों से कांटेक्ट किया जा सकता है। तो बार्ब हैमर से कार विंडोज तोड़ के कार में एंटर करती है और वो कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और लकीली उसका कांटेक्ट एक आदमी से होता है, जिससे वो सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करती है। बार्ब उसको अपना लोकेशन भी देती है, पर इससे पहले वो कुछ और डिटेल दे पाती, यहाँ अचानक कैमो जैकेट आके बार्ब पे हमला कर देता है। बट सिंस वी ऑलरेडी नो कि कैमो जैकेट की हालत बहुत खराब थी, तो बार्ब उसे ओवरपावर कर देती है। बार्ब उस पे हैमर से हमला करके इंजर्ड कर देती है और इससे पहले बार्ब फिर से हैमर से वार करती, कैमो जैकेट बोलता है कि बार्ब उसे ना मारे, वो ये सब उसकी पत्नी के लिए कर रहा है क्योंकि वो बीमार है, सो प्लीज उसे ना मारे। ये बोल के कैमो जैकेट बार्ब को उसकी रिंग देता है और अभी रिंग को देखते बार्ब शांत होती है और उससे पूछती है कि पास वाला टाउन कितना दूर है। कैमो जैकेट कहता है कि टाउन यहाँ से 2 घंटे की दूरी पे है और ये सुन के बार्ब उससे बोलती है कि मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, पर तुम्हें टाउन जाके पहले पुलिस
पुलिस को यहाँ भेजना है और फिर तुम्हें डॉक्टर के पास जाना है क्योंकि तुम्हारी हालत खुद भी बहुत खराब है। ये सुनकर कैमो जैकेट खुश होता है और यहाँ से जाने लगता है। जाने से पहले वो बार्ब को पिस्टल की बची हुई बुलेट्स देता है और कार लेके वहां से निकलता है। तो आगे हम कैमो जैकेट को कार से टाउन जाते देखते हैं, पर तभी सामने से पर्पल लेडी अपनी गाड़ी से आती है और राइफल लेके गाड़ी से नीचे उतर के उस पर भड़क जाती है। क्यों? क्योंकि कैमो जैकेट उसे धोखा देके भाग रहा था और इस पे कैमो जैकेट बोलता है कि उसकी हालत खराब है और उसे मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। इसमें पर्पल लेडी बोलती है कि अगर उसे हेल्प की जरूरत है तो वो उससे पहले बोलता है, ऐसे भागने का क्या सेंस है। ये सुनकर कैमो जैकेट बोलता है कि जो हम कर रहे हैं वो वर्क नहीं करेगा, ना ही हम उस सर्जन पे बिलीव कर सकते हैं। कैमो जैकेट आगे कहता है कि हमारे पास स्टिल टाइम है, हम ये सब रोक के वापस जा सकते हैं, कुछ बिगड़ा नहीं है। ये बात सुनकर पर्पल लेडी भड़क जाती है, सेइंग कि तुम्हें पता है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। और पर्पल लेडी के हिसाब से ये जो कैमो जैकेट है वो उससे पीछा छुड़ा के भागना चाहता है। ये कहकर पर्पल लेडी उस पर गन तान देती है और यही सीन कट हो जाता है। अब दोस्तों इस पॉइंट पे मैं थोड़ी बातें क्लियर कर देता हूं ताकि आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो देखो, पर्पल लेडी मूवी के स्टार्ट से ही बीमार लग रही है और कुछ सीन्स में उसके नाक से खून भी आते दिखा है। मूवी में एग्जैक्टली नहीं बताया गया है कि पर्पल लेडी को किस तरह की बीमारी है, बट इनकी बातों से हमें ये पता चलता है कि ये कोई टर्मिनल इलनेस है जिसकी वजह से उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। इसीलिए ट्रीटमेंट के लिए इन्होंने एक यंग लड़की को किडनैप किया है। किसी तरह का ऑर्गन हार्वेस्टिंग वाला केस होगा और इन्हें जल्द से जल्द ट्रीटमेंट चाहिए। वैसे ये ट्रीटमेंट एग्जैक्टली क्या है इसके बारे में थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। एनीवेज, दूसरी तरफ हम बार्ब को अपनी गाड़ी के पास देखते हैं जहां वो बची हुई बुलेट्स रिलोड करती है और अगेन यहाँ हम एक पास्ट मेमोरी देखते हैं। बार्ब जब कुछ सामान ट्रक में डाल रही होती है तो अचानक उसे लेबर पेन आ जाता है और ऐसे में कार्ल उसे तुरंत हॉस्पिटल लेके जाता है। देन हम बार्ब को हॉस्पिटल बेड पे देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि बार्ब का बच्चा नहीं बच पाया। इससे बार्ब पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन कार्ल यहाँ बार्ब को कंफर्ट किया था सेइंग कि हमें हार नहीं माननी है। अब इस सीन से हम समझ पाते हैं कि ये दोनों पति पत्नी बहुत पेन वगैरह से गुजरे हैं इन देयर लाइफ, बट स्टिल दोनों साथ मिलकर सिचुएशन का सामना करते आए थे। और यही सेम चीज हम स्टिल बार्ब को करते देख रहे हैं जहां वो लड़की को बचाने के लिए हर कोशिश कर रही है। मतलब वो भाग सकती है खुद, लेकिन नहीं, वो उस लड़की को छोड़ के नहीं जा रही। एनीवेज, यहाँ सीन प्रेजेंट में आता है जहां बार्ब अपने ट्रक में आग लगा देती है। क्यों? क्योंकि जब ट्रक ब्लास्ट होगा तो दूर तक साउंड जाएगी और स्मोक भी होगा, जिससे सीबी रेडियो वाला आदमी जिसे उसने लोकेशन दिया था वो उन्हें लोकेट करके इन जनरल कोई ना कोई स्मोक देख के यहाँ तो आ ही जाएगा। फॉर्चुनेटली होता भी ऐसा ही है, जहां हम दो आदमियों को गाड़ी से आते देखते हैं और बार्ब उन्हें रोक के बोलती है कि उसने ही सीबी रेडियो से कांटेक्ट किया था। देन बार्ब उन्हें किडनैपर्स के बारे में बताती है। अब इनमें से एक बार्ब से पूछता है कि क्या वो आर्म्ड है। इस पे बार्ब उन्हें अपनी पिस्टल दिखाती है और ऐसे में वो बोलते हैं कि वो उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, इसलिए पिस्टल हमें दे दो। बार्ब उनकी बात मान जाती है और पिस्टल उन्हें दे देती है। तो इसके बाद हम बार्ब को उन दो आदमियों के साथ केविन के पास आते देखते हैं जहां उन्हें पर्पल लेडी की कार दिखती है और ऐसे में वो बार्ब को गाड़ी में ही रहने बोलते हैं और वो खुद दोनों गाड़ी चेक करने जाते हैं। अब इनमें से एक आदमी जब कार का डोर खोलता है तो अंदर का नजारा देख के शॉक हो जाता है। इससे पहले वो कुछ बताता कुछ बोलता, पर्पल लेडी आती है, दोनों को शूट कर देती है एंड देन बार्ब पे भी शूट करने लगती है। बार्ब गाड़ी में उसकी पिस्टल लेके काउंटर फायर करती है और उनमें से एक गोली पर्पल लेडी के लेग को लग जाती है जिससे वो नीचे गिर जाती है। अब इससे पहले वो पर्पल लेडी को शूट करके समाप्त कर पाती, उसकी बुलेट्स खत्म हो गई थी और ऐसे में वो दौड़ के उस आदमी के शरीर के पास जाती है जिसके पास गन थी। अब इसी भाग दौड़ के दौरान जब बार्ब पर्पल लेडी के कार में देखती है तो वहां वो कैमो जैकेट की मृत शरीर पाती है। जी हाँ दोस्तों, पर्पल लेडी ने अपने ही पति को समाप्त कर दिया था क्योंकि वो धोखा देके भाग रहा था और ऐसे में उसका प्लान फंस जाता। खैर, पर्पल लेडी यहाँ फिर से उठ के शूट करना शुरू करती है और इससे बचने के लिए बार्ब केबिन के एक रूफ के यहाँ जाके कवर लेती है, लेकिन पर्पल लेडी उस रूफ के सपोर्ट को ही शूट करती है जिससे रूफ बार्ब पे गिर जाती है और वो बेहोश हो जाती है। नाउ अगेन यहाँ में बार्ब की पास्ट मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ बार्ब कार्ल को बेड से उठाती है और उसके लिए हॉट शावर रेडी करने जाती है। हम समझ पाते हैं कि कार्ल उस टाइम अनवेल है और उसे उठने वगैरह में भी मदद लगती है। आगे हम कार्ल को ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे देखते हैं और वहीं बार्ब उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रही होती है। तभी बार्ब नोटिस करती है कि कार्ल उसकी बातों का जवाब नहीं दे रहा था और ऐसे में जब वो कार्ल को चेक करती है तो हम समझ पाते हैं कि कार्ल इस दुनिया को छोड़ के चला गया था। इससे बार्ब टूट जाती है एंड यस, फ्लैशबैक से फाइनली हमें कार्ल और बार्ब की ऑलमोस्ट पूरी कहानी पता चल गई है। एनीवेज, प्रेजेंट में जब बार्ब को होश आता है तो वो खुद को बेसमेंट में बंधा पाती है और यहाँ हम यंग लड़की को भी देख पाते हैं। बार्ब लड़की से उसका नाम पूछती है, इस पे लड़की उसका नाम लिया बताती है और ये सुन के बाप बोलती है कि अगर उसे बेटी होती तो वो उसका नाम भी लिया रखने वाली थी एंड इन केस बेटा होता तो उसका नाम एरिक रखती। यहाँ बाप ये भी पूछती है कि क्या तुम इन लोगों को जानती हो या कभी देखा है इन्हें। इस पे लिया बोलती है कि हाँ, उसने पर्पल लेडी को हॉस्पिटल में देखा था और अब इसके बाद लिया रोने लगती है और उसे शांत करने के लिए बार्ब यहाँ अपने ग्रैंडपा की कहानी सुनाने लगती है। कहानी ये कि कैसे वो एक बार उनके ऑक्स के साथ एक विंटर स्टॉर्म में फंस गए थे और ये स्टॉर्म इतना भीषण था कि काफी लोग इस स्टॉर्म से समाप्त हो गए, लेकिन बार्ब के ग्रैंडपा ने हार नहीं मानी। वो ऑक्स लेके आगे चलते रहे जब तक विंटर स्टॉर्म खत्म नहीं हुई। बेसिकली बार्ब लिया को ये समझाना चाहती थी कि हमें नहीं पता कि हमारे साथ लाइफ में आगे क्या होगा, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ना ही हमें क्विट करना चाहिए क्योंकि आगे लाइफ तो जीते रहना ही है। और ये बात सुन के लिया कहीं ना कहीं शांत होती है। तभी मुंह पर डोर बंद होने की आवाज सुनते हैं जिससे लगता है कि
पर्पल लेडी कहीं बाहर जा रही है। ऐसे में बार्ब खुद को फ्री करने का एक वे ढूंढने लगती है। उसे फिशिंग बॉक्स की याद आती है और ऐसे में वो जैकेट में ढूंढना शुरू करती है। अब जैकेट में तो फिशिंग बॉक्स नहीं था, लेकिन लिया एक शेल्फ की तरफ पॉइंट करके फिशिंग बॉक्स के बारे में बताती है। तो बार्ब किसी तरह इस फिशिंग बॉक्स को शेल्फ से निकालती है और उसका हैंडल निकाल के वो जिस पोल से बंधी थी उसका स्क्रू खोल देती है। ऐसे में वो खुद को आजाद कर पाती है, बट स्टिल हैंडकफ तो था ही। बार्ब को यहाँ सेलर डोर मिलता है, लेकिन जैसे ही वो सेलर डोर ओपन करती है वो अपने सामने पर्पल लेडी को पाती है जो बेसमेंट में आ गई थी। और दोस्तों यहीं पे सीन कट होता है। तो अगले सीन में हम पर्पल लेडी, बार्ब और लिया को लेक पे देखते हैं, जहां वो टेंट के पास जा रही थी जिसे कैमो जैकेट ने सेटअप किया था फॉर ऑपरेशन। यहाँ तीनों टेंट के अंदर जाते हैं, जहां हम देख पाते हैं कि यहाँ सारा प्रोफेशनल ऑपरेशन थिएटर जैसा सेटअप किया गया था। पर्पल लेडी की हालत और भी खराब हो रही थी क्योंकि पैर में गोली लगने की वजह से उसका खून बह रहा था और उसने वो ट्रीट भी नहीं किया था। बट स्टिल वो बार्ब को सारे सप्लाईज खोलने को बोलती है, वो सप्लाईज जो कि कैमो जैकेट ने चुराए थे। बार्ब उसे खोलती है और उसे उसमें लिवर ट्रांसप्लांट बॉक्स दिखता है। जी हाँ दोस्तों, इससे हमें क्लियर हो जाता है कि पर्पल लेडी को जो टर्मिनल इलनेस है वो उसके लिवर से जुड़ी है और इसी वजह से उसके पास ज्यादा टाइम नहीं था और यहाँ लिया को इसीलिए किडनैप किया गया था ताकि उसका लिवर निकाल के पर्पल लेडी खुद में ट्रांसप्लांट कर सके। पर्पल लेडी को उम्मीद थी कि ऐसा करने से वो बच जाएगी। खैर, तो इस पॉइंट में बार्ब पर्पल लेडी को रिक्वेस्ट करती है कि वो उसका लिवर ले ले और लिया को छोड़ दे, पर पर्पल लेडी नहीं मानती क्योंकि बार्ब अभी ओल्ड हो चुकी है और लिया उसके लिए परफेक्ट है फॉर लिवर ट्रांसप्लांट। वो बार्ब से लिया को लिटा देने कहती है, देन बेड पे बांधने कहती है ताकि वो मूव ना कर सके। अब जब बार्ब लिया को बेड पे लिटा के बांध देती है तो पीछे मुड़ने पर पर्पल लेडी उसे शूट कर देती है, जिससे एज व्यूज हमें लगता है कि बार्ब समाप्त हो गई। तो इसके बाद आगे हम पर्पल लेडी को ऑपरेशन स्टार्ट करते देखते हैं और ये सीन से हम जान पाते हैं कि पर्पल लेडी एक्सपीरियंस्ड है इन मेडिकल फील्ड। और अगर आपको याद हो तो लिया कही भी थी कि पर्पल लेडी को वो हॉस्पिटल में देखी है, तो प्रोबेबली वो वहीं की एम्प्लॉय हो सकती है। और इससे पहले पर्पल लेडी लिया के बॉडी पे कट्स लगाती, बार्ब उस पे हमला कर देती है। जी हाँ दोस्तों, बार्ब जिंदा है, बट द क्वेश्चन इज कैसे? वेल, बार्ब ने उसका फिशिंग बॉक्स अपने जैकेट में आगे रखा था जिससे बुलेट फिशिंग बॉक्स पे लग गई थी। तो हाँ, बुलेट एसेंशियली बार्ब को नहीं लग पाई जिससे बार्ब बच गई थी। और जब हम फिशिंग बॉक्स गौर से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उसमें कार्ल की अस्थियां थी। तो कहीं ना कहीं कार्ल ने ही बार्ब को बचाया है। देखा जाए तो मूवी की स्टार्ट से ही बार्ब फिशिंग बॉक्स अपने पास रखी थी बिकॉज उसमें कार्ल की अस्थियां थी। एनीवेज, कमिंग बैक टू स्टोरी, यहाँ बार्ब और पर्पल लेडी लड़ते हुए टेंट से बाहर आते हैं और इसी में टेंट में आग लग जाती है। लिया अभी भी बेड से बंधी थी और यहाँ पर्पल लेडी बार्ब को ओवरपावर कर देती है और जब वो राइफल से बार्ब को शूट करने जाती है तो राइफल नहीं चलती। जी हाँ, बार्ब इसका फायदा उठा के उसके इंजर्ड लेग पे किक करती है जिससे पर्पल लेडी गिर जाती है। बट अगेन पर्पल लेडी बार्ब को ओवरपावर कर देती है और अपने राइफल के हैंडल से उस पे वार करती है। इन सब में बार्ब काफी इंजर्ड होती है। देन पर्पल लेडी बार्ब को घसीट कर आइस शैक वाले स्पॉट पे ले जाती है, पर तभी हम लिया को चिल्लाते हुए टेंट से बच के निकलते हुए देखते हैं। नाउ लिया की आवाज सुनकर पर्पल लेडी डिस्ट्रैक्ट होती है और इसी मौके का फायदा उठाकर बार्ब अपने हाथ वाले हैंडकप से दूसरे वाले हिस्से मतलब पर्पल लेडी के पैर पे अटैच कर देती है एंड देन लेक में कूद जाती है, जिससे पर्पल लेडी भी उसके साथ लेक में खींची चली जाती है और ऐसे में हम उसे डूब के समाप्त होते हुए देखते हैं। और हम यहाँ बार्ब को भी देखते हैं जो फाइनली फिशिंग बॉक्स को ओपन करके कार्ल की अस्थियां पानी में विसर्जित कर देती है। इन द एंड बार्ब भी समाप्त होती है और ऊपर हम लिया को देखते हैं जो अभी फाइनली फ्री थी। उसे बार्ब और कार्ल की पिक्चर भी मिलती है जो कि वो लोग अपने फर्स्ट डेट पे खींचे थे। इसके बाद लिया यहाँ से जाने लगती है और मूवी के एंड सीन में हम फिर से यंग बार्ब और कार्ल को देखते हैं जो साथ में लेक हिल्डा पे पिक्चर ले रहे होते हैं। वही फोटो जिसे हमने बार्ब के पास मूवी के स्टार्ट में और लिया के पास मूवी के एंड में देखा था और यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फिल्म की कहानी जो कि काफी सिंपल सी थी। स्टिल हम यहाँ कुछ थीम्स और थियरीज पे बातें कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मूवी के अंदर थोड़ा डीपर जाएं तो डेड ऑफ विंटर सिर्फ एक सर्वाइवल थ्रिलर नहीं है बल्कि ग्रीफ, गिल्ट और रिडेम्पशन की कहानी है। बार्ब अपने हस्बैंड कार्ल के गुजर जाने के बाद इमोशनली कोलैप्स कर चुकी होती है और लेक हिल्डा की जर्नी बेसिकली एक सिंबॉलिक ट्रिप बन जाती है। वो कहते हैं ना, एक आखिरी फेयरवेल नहीं बल्कि खुद के दर्द से कंफर्ट करने का प्रोसेस। पूरे मूवी में स्नो स्टॉर्म सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है बल्कि बार्ब के इनर टर्मोइल का विजुअल मेटाफर है। जैसे जैसे स्टॉर्म बढ़ता है वैसे वैसे बार्ब का इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट भी इंटेंस होता चला जाता है। कोल्ड आइसोलेशन और व्हाइट लैंडस्केप यहाँ एक साइकोलॉजिकल केज जैसा काम करता है जहाँ बार्ब को अपने फियर और गिल्ट दोनों से लड़ना पड़ता है। अब अगर हम किडनैपर्स की आर्क पे आए तो उनका मोटिव भी इंटरेस्टिंग है। पर्पल लेडी का लिवर फेलियर और उसका डेस्परेट स्टेप यानी कि जो लिया को वो किडनैप करी थी, ये एक ट्विस्टेड वर्जन है सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का, जहाँ बार्ब अपने पेन के बावजूद ह्यूमैनिटी नहीं छोड़ती, वहीं पर्पल लेडी अपनी लाइफ बचाने के लिए सब कुछ कुर्बान करने को रेडी है। ये कॉन्ट्रास्ट एक मोरल डिलेमा क्रिएट करता है। डिलेमा ये कि लाइफ और मोरालिटी में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, और इसी कॉन्ट्रास्ट के बीच में बार्ब का ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक वल्नरेबल विडो से एक सर्वाइवर तक का। जब वो अपनी इंटेलिजेंस और करेज से सिचुएशन को रिवर्स करती है तब ये सिर्फ रिवेंज नहीं एक इमोशनल कैथारसिस बन जाता है। फिशिंग बॉक्स भी सिंबॉलिकली बहुत पावरफुल एलिमेंट है। कार्ल की अस्थियां उस बॉक्स में होने के बावजूद वो बॉक्स बार्ब के लिए एक स्ट्रेंथ का सोर्स बन जाता है। जब बुलेट उसी बॉक्स में लगती है और बार्ब बच जाती है तो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होता है।
एज इफ कार्ल अब भी उसके साथ है और उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। ये सीन सटली ये भी दिखाता है कि प्यार और यादें कभी खत्म नहीं होती, बस फॉर्म चेंज करती है। मूवी के एंड में जब बार्ब फाइनली कार्ल की एशेज लेके लेक में विसर्जित करती है तो वो क्लोजर नहीं बल्कि एक्सेप्टेंस है। मतलब टाइम आ गया था टू लेट गो। और बार्ब तो ऐसे भी अपनी लाइफ में हार चुकी थी, लेकिन वो एक आखिरी काम पूरा करती है और चैन से जाती है। एंडिंग में जब लिया फाइनली बच जाती है तो उसे बार्ब और कार्ल की फोटो मिलती है। ये एक जनरेशन पासिंग मोमेंट जैसा फील होता है। एज इफ बार्ब अपनी लेगेसी एक अननोन लड़की को दे दी है। वो भले उसकी बेटी नहीं थी, लेकिन उसकी बेटी जैसी ही बन गई थी।